दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो चलिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करते हैं। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर विचार करेंगे जिसका नाम है हिम नदी स्थलाकृति या ग्लेशियल टोपोग्राफी। यह हिम नदी के प्रवाह द्वारा निर्मित होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हिम नदी क्या होती है। ध्रुवीय और पर्वतीय क्षेत्रों में अक्सर तापमान 0 डिग्री के नीचे होता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ वर्षा हिमपात के रूप में होती है और सालों भर बर्फ़ जमा रहता है। अत्यधिक हिमपात के कारण जो बर्फ़ जमी हुई रहती है तो उसका निचला परत ठोस हो जाता है और रवेदार हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण उसमें अपने ढलान की तरफ एक मूवमेंट शुरू हो जाती है। तो जैसे पानी की नदी बहती है उसी तरह बर्फ़ भी बहना शुरू हो जाता है, हालांकि इसकी गति बहुत कम होती है। इसी को हिमानी या हिम नदी या ग्लेशियर कहते हैं। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं कि किस प्रकार बर्फ़ आगे की तरफ बढ़ रही है। एक और चित्र है, इसमें भी देखेंगे कैसे स्लोप के कारण बर्फ़ की नदी आगे की तरफ बहती है या बढ़ती है। हिम नदी स्थलाकृति में हिम नदी ड्रिफ्ट बोल्डर क्ले की सहायता से यह अपर्दन भी करती है, परिवहन भी करती है तथा निक्षेप का भी कार्य करती है और इन तीनों के कारण विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों की रचना होती है। आप लोग देख सकते हैं चित्र में कि कैसे हिम नदी के द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इस चित्र में भी आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हिम नदी के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्थल रूप का निर्माण किया गया है। एक और चित्र है, इसमें भी आप देखेंगे कि भिन्न भिन्न प्रकार के स्थलाकृति बने हुए हैं। तो अब हम बात करेंगे हिम नदी के अपर्दन के द्वारा बने हुए स्थल रूपों का। इसमें हिम नदी अपघर्षण और उत्पाटन, ये दोनों अपर्दन के अलग अलग रूप हैं के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति बनाती है और इसमें मदद करते हैं ड्रिफ्ट, बोल्डर और बोल्डर क्ले। ये एक तरह से हथियार होते हैं, एक तरह से छेनी का काम करते हैं, हथौड़ा का काम करते हैं, हिम नदी की सहायता करते हैं विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाने में। तो हिम नदी में अपर्दन के द्वारा हिमविदर, हिमदर, हिमगह्वर, श्रृंग, कौल, कंघीनुमा कटक, इसको आप लोग अंग्रेजी के शब्दों में देख लें, क्रिवैसेस, वर्गश्रुन, सर्क, हॉर्न, कॉल, कॉम्ब्रिज। हिम नदी द्रोणी झील, फियोर्ड, यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, भेड़शिला। अंग्रेजी के शब्दों में देखें, ग्लेशियल बेसिन लेक, फियोर्ड, यू शेप्ड वैली, हैंगिंग वैली एंड रॉस मोटाने। अब हम एक एक करके सभी स्थलाकृतियों का चर्चा करेंगे। तो पहला है हिम विदर क्रिवैसेस। इसमें क्या होता है कि पर्वत की ढलानों में फ़र्क होता है और उसमें जो बर्फ़ जमी होती है वो क्या होता है कि जहाँ पर ज़्यादा स्लोप होता है उसके नीचे उसकी गति तेज़ हो जाती है, जबकि ऊपर में गति मंद ही रहती है। इस कारण इसके ऊपरी भागों में दरार पड़ जाती है। जैसा कि इस चित्र में आप लोग देख रहे हैं कि दाहिने तरफ ऊपर की तरफ कुछ अलग ही स्लोप है और जहाँ क्रैक्स है उसके नीचे कुछ अलग ही स्लोप है। इसके कारण गति में अंतर आ जाता है और जहाँ अंतर आता है वहीं से बर्फ़ टूटना शुरू होता है। इसमें इस चित्र में भी आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार बर्फ़ टूटा हुआ है, दरार बना हुआ है। इसी को हम लोग हिम विदर कहते हैं, क्रिवैसेस कहते हैं।
एक और चित्र है, इसमें भी आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हिमदर बर्गसुंड। यह एक विशाल दरार है जो घाटी हिमनदी के ऊपरी सिरे के हिम क्षेत्र के बाहर निकलने से बनता है। इस चित्र में आप लोग देखिए कि कैसे बर्गसुंड का निर्माण होता है। नेक्स्ट है सर्क या हिमगह्वर। यह एक आराम कुर्सी जैसी आकृति होती है जो 3 ओर से तीव्र ढाल और 1 ओर से खुला रहता है। इसका तल काफ़ी गहरा होता है और पार्श्व खड़ी ढाल के रूप में होता है। बर्फ के पिघलने से सर्क झील या टॉर्न झील का निर्माण होता है। नेक्स्ट है श्रिंग या हॉर्न। उच्च पर्वतीय भागों में सर्क के कई ओर अपर्दन करते रहने से श्रिंग का निर्माण होता है। जैसे आप लोग इसमें क्लियरली देख सकते हैं, जहाँ हॉर्न लिखा हुआ है वहाँ देखेंगे कि उस नुकीले चोटी के चारों तरफ एक एक सर्क था और उन सर्क के अपर्दन के कारण नुकीला चोटी ऊपर रह गया है, जिसको हम लोग श्रिंग कहते हैं या हॉर्न कहते हैं। यह स्विट्जरलैंड का सुप्रसिद्ध मैटर हॉर्न है और यह किंग माउंटेन उत्तर सिक्किम में 0 पॉइंट के पास का हॉर्न है। नेक्स्ट है कॉल। यह एक प्रकार का रास्ता है जो बर्फ से ढके हुए उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बनता है। जब किसी पर्वत चोटी के दोनों तरफ सर्क होते हैं तो वे लगातार अपर्दन के द्वारा आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक रास्ता प्रदान करते हैं। इसे ही हम लोग कॉल कहते हैं। जैसा कि चित्र में आप लोग देख रहे हैं कैसे रास्तों का निर्माण हुआ है। कंघी नुमा कटक या एरीट। जब एक पर्वतीय कटक के दोनों ढालों पर हिम नदियाँ अनेक सर्क बना देती हैं तब कंघी नुमा कटक का निर्माण होता है। इस चित्र में आप लोग देख रहे हैं कि कई जगह पर्वत की चोटी नुकीली बनी हुई है, एक सीधे में है और इसके दोनों तरफ सर्क बने हुए हैं। इसे हम एरीट कहते हैं। हिमनदी द्रोणी या द्रोणी झील। जब हिम नदी अपर्दन करके अपने तल को गहरा कर देती है और जब बर्फ़ पिघलता है तो उसी गहरे तल में पानी जम जाता है और उसे हम हिम नदी द्रोणी झील भी कहते हैं। इस चित्र में आप देखेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है। आप देखेंगे पहले, दूसरे और तीसरे में अपर्दन लगातार बढ़ा हुआ है। पहले में थोड़ा कम अपर्दन है, दूसरे में ज़्यादा अपर्दन है, तीसरे में जब वो बर्फ़ पिघल गई है तो हिम नदी द्रोणी झील का निर्माण हो गया है। यह गुरुडोंगमर लेक है सिक्किम का। फियोर्ड। जो हिम नदी द्रोणी समुद्र के पास बनती है और उसमें कभी कभी समुद्र का जल भी भर जाता है, इसे फियोर्ड कहते हैं। नॉर्वे का फियोर्ड पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आप चित्र में देखिए कि कैसे एक हिम नदी है जो सागर तट के नज़दीक है और कभी कभी क्या होता है कि अपर्दन के कारण यह हिम नदी लगातार अपने तल को नीचे गहरी करती जाती है और कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि समुद्र का जल और हिम नदी का तल दोनों बराबर हो जाता है। यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी बनने के पहले भी वहाँ पर एक भी आकार की घाटी होती है जिसे किसी नदी ने बनाया हुआ होता है। उसी में बर्फ़ के जमने से और इसके लगातार अपर्दन से वह भी आकार की घाटी कटते कटते यू आकार की घाटी में परिवर्तित हो जाती है। लटकती घाटी। मुख्य हिमनदी घाटी में
सहायक हिमनदी घाटी ऊपर से आकर के मिलती है। मुख्य हिमनदी घाटी क्या होता है, वो ज़्यादा गहरा होता है और बड़ा होता है, और छोटी सहायक हिमनदी घाटियाँ उसमें ऊपर से नीचे की तरफ उतरती हैं, तो वो लटकती हुई प्रतीत होती हैं। आप लोग देखेंगे इसमें एक मुख्य नदी घाटी है, हिम नदी घाटी है, और ऊपर में दो छोटी छोटी सहायक हिम नदी घाटियाँ हैं जो मुख्य हिम नदी घाटी में उतरती हैं तो लटकती हुई प्रतीत होती हैं। भेड़शिला या मेषशिला रोशमटाने। हिम नदी के मार्ग में जब कोई बड़ी चट्टान आ जाती है तो हिम नदी अपना रास्ता नहीं परिवर्तित करती है, वो क्या करती है, उसके ऊपर से चढ़ के पार होती है। और ऐसा करने में क्या होता है कि जहाँ ढलान कम होता है वहाँ पर एब्रेशन के कारण चिकना हो जाता है, और जिधर से हिम नदी उतरती है तो प्लकिंग के कारण वो ढाल उबड़ खाबड़ और खड़ा हो जाता है, और यह देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई भेड़ बैठा हुआ है और उसकी पीठ ऊपर की तरफ उठी हुई है। आप इसमें देख सकते हैं कि जिधर से बर्फ़ जाती है उधर ढाल मंद होता है, और जिधर से बर्फ़ उतरती है उधर का ढाल खड़ा होता है। अब हम देखेंगे हिमानी का निक्षेपण कार्य। अभी तक हम लोग देख रहे थे उसके अपर्दन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति। अब हम देखेंगे कि हिमानी के डिपोजिशन से कौन कौन सा स्थलाकृति बनता है। तो हिमोड़ मोरेंस, हिमोड़ टीले ड्रमलिन, केटल एस्कर केम, ये एक संयुक्त फोटो है जिसमें निक्षेपण के द्वारा जितनी भी आकृतियाँ बनती हैं इसमें दर्शाने का प्रयास किया गया है। इसमें ड्रमलिन्स भी दिख रहा है, केटल्स भी दिख रहा है, केम भी दिख रहा है, आउटवाश प्लेन भी दिख रहा है। इसमें लगभग निक्षेपण की सभी आकृतियाँ दिख रही हैं। तो पहला आकृति है हिमोड़। जैसे नदी के जल के निक्षेपण को हम लोग जलोढ़ कहते हैं, वैसे हिम नदी के निक्षेपण को हम लोग हिमोड़ कहते हैं। इसमें हिम नदी के द्वारा लाए गए रेत के कण भी हो सकते हैं और छोटे बड़े पत्थर या शिलाखंड भी हो सकते हैं। यह 3 तरह का होता है, पार्श्विक हिमोड़, मध्यस्थ हिमोड़ और अंतिम हिमोड़। जैसा कि इस चित्र में हम लोग देख रहे हैं, बीच में जो है मेडियल मोरेन है, मध्यस्थ हिमोड़ है, और इसके किनारों पर लेटरल मोरेन्स है, यानी कि जो साइड में रहता है। और हिम नदी जहाँ से पिघलना शुरू होती है वहाँ पर जो हिमोड़ जमा होते हैं उसको टर्मिनल मोरेन कहते हैं। इसमें देखिए छोटे बड़े पत्थर हैं, ये सभी हिम नदी के डिपॉजिट्स हैं, इसको हिमोड़ कहते हैं, मोरेन्स कहते हैं। ड्रमलिन, ड्रमलिन बहुत ही सुप्रसिद्ध ग्लेशियल लैंडफॉर्म है जिसे हम लोग बास्केट ऑफ एग्स कहते हैं, अंडों की टोकरी कहते हैं। हिम नदी के बहाव में की दिशा में थोड़ी थोड़ी दूरी पर छोटे छोटे टीले का निर्माण हुआ रहता है, उसे हम लोग ड्रमलिन कहते हैं। चित्र में भी आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये अंडे की टोकरी जैसा दिख रहा है। अब हम हिमानी जलोढ़ निक्षेप देखेंगे। इसमें क्या होता है कि जब हिमानी धीरे धीरे पिघल जाता है तो पिघलने के बाद जल का निर्माण होता है, और जल के द्वारा जिन चीज़ों का निक्षेप होता है या निक्षेपण से जो आकृतियाँ बनती हैं उसे हम लोग फ्लूवियो ग्लेशियल डिपॉजिट कहते हैं। और इसमें 3 आकृतियाँ महत्वपूर्ण हैं। पहला केटली, दूसरा एस्कर, तीसरा केम। केटल, अवसादों के साथ बर्फ के बड़े टुकड़े भी जमा होते जाते हैं, और ये
लगातार जमा होते होते वो क्या होता है कि उनका भार बढ़ जाता है, और फिर जब बर्फ़ उनके साथ जम जाती है तो भार और भी बढ़ जाता है, और उससे एक गड्ढे का निर्माण होता है, क्योंकि वहाँ पे भार के कारण धंसाव हो जाता है। और जब बर्फ़ पिघलती है गर्मी के दिनों में, तो इनमें जो पानी भर जाता है वह इस तरह से दिखता है जैसे केतली में पानी है। जैसे केतली का मतलब है चाय बनाने की केतली, एस्कर। गर्मी के दिनों में हिम नदी पिघलती है, परंतु जल का रिसाव किनारों से या बर्फ़ के सतह के नीचे होता है। जैसे आप लोग देखेंगे कि बर्फ़ का जो सिला आप लोग देखते हैं गर्मी में दुकानों में प्रयोग होता है, तो वह बीच में से नहीं पिघलता है, वो किनारे से पिघलना शुरू होता है। उसी प्रकार हिम नदी भी किनारे से पिघलता है, और या फिर बर्फ़ के नीचे, बर्फ़ के सतह के नीचे पिघलना शुरू होता है, और नीचे नीचे ही अवसाद या मलबों का जमा होना भी शुरू रहता है। और जहाँ पर हिम नदी ख़त्म होती है, जहाँ से पानी दिखने लगता है, या वहाँ पर वक्राकार कटक के रूप में ये मलबे जमा हुए रहते हैं। इसको हम लोग एस्कर कहते हैं। आप चित्र में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से एस्कर जमा हुआ है। केम, यह एक टीला होता है। जब हिम नदी का अग्रभाग पिघलता है तो जलधारा बहने लगती है, और यह जलधारा भी मलबा इकट्ठा करती है। जैसे कि एक नदी मलबा इकट्ठा करती है, उसी प्रकार यह केम की जलधारा भी मलबा इकट्ठा करती है, उसे हम लोग केम कहते हैं। अंत में आउटवाश प्लेन का निर्माण होता है, जिसमें सारी आकृतियाँ ख़त्म हो जाती हैं। मतलब यह कि एक आकृति विहीन मैदान का निर्माण होता है, जिसे हम लोग आउटवाश प्लेन कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।